हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज के दिन माँ सरस्वती का पूजन भी किया जाता है। तो माँ सरस्वती से आज यही प्रेयर करना कि माँ सरस्वती मुझे इतनी सद्बुद्धि दो कि जो हम 2021 का जो भी हमारा टारगेट है उसे हम अच्छी तरीके से अचीव कर सकें। आप भी प्रेयर करें और आज हम भी प्रेयर करेंगे कि आप सभी को माँ सरस्वती बहुत बहुत सद्बुद्धि दें। तो चलिए, आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेल बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लवक, प्लास्टिड। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज आपके लिए, और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ नोटबुक में नोट डाउन जरूर करते चले। जो भी पॉइंट यहाँ पर आज हम बताएं, आप किसी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चले, जिससे आप उन चीज़ों को बाद में रिवाइज कर सकें। ठीक है, प्लास्टिड क्या होता है, लवक कितने प्रकार के होते हैं, लवक के पूरा प्रकार यानी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। इतना डिटेल से आज हम आपको बता देंगे कि लवक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो आप पक्का उसको करके ही आओगे। ठीक है, लवक के बाद आप सेल बायोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। न्यूक्लियस बचा, केंद्रक के बारे में, राइबोसोम के बारे में एक दो वीडियो या तीन और आएंगी। इसके बाद हम एक शानदार मॉक टेस्ट लेकर आएंगे सेल बायोलॉजी का। तो इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं, जो भी पिछली वीडियो है उन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम मॉक टेस्ट कराएंगे और उसकी उनमें वही क्वेश्चंस होंगे जो सेल बायोलॉजी में हमने आपको पढ़ाए होंगे। बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आएंगे। जो भी भूले भटके जो भी क्वेश्चंस बचे हुए होंगे वो सभी क्वेश्चंस हम मॉक टेस्ट में आपको करा देंगे। बहुत ही शानदार आपका टेस्ट होगा जैसे ही हमारा ये टॉपिक पूरा फिनिश होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब प्लास्टिड क्या है। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप तीनों का सिलेबस देख लीजिएगा और उसी के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, तीनों का सिलेबस हम डाल चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। इन एग्जाम्स में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का सिलेबस देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं लवक कितने प्रकार का होता है और क्या होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्लास्टिड जो लवक होता है वो कैसा कोशिकांग है। तो प्लास्टिड और जो हमने पिछली वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, ये लगभग इनके गुणधर्म जो होते हैं वो लगभग समान ही होते हैं। तो प्लास्टिड और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये दोनों ही दो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। दोनों पर डबल झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पर भी होती है और जो प्लास्टिड होता है उस पर भी डबल झिल्ली पाई जाती है। कैसी झिल्ली पाई जाती है? डबल झिल्ली। जैसे एक झिल्ली ये और दूसरी उसके अंदर एक और, तो ये इसका मतलब ये इसमें डबल झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उस पर भी डबल झिल्ली पाई जाती है। तो इस पॉइंट को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है आपसे कि लवक किस प्रकार का कोशिकांग है। तो लवक जो होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है, यह एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन। जो प्लास्टिड होता है वो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। क्यों है? हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। लवक और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है दोनों में खुद का डीएनए पाया जाता है, खुद का राइबोसोम होता है, इसमें 70 है इस प्रकार का, इसलिए इनको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। इनमें खुद विभाजन होने की क्षमता पाई जाती है। ये कोशिका की इनको जरूरत नहीं पड़ती है, ये एक से दो अपने आप विभाजित होते रहते हैं, क्योंकि इनमें खुद का डीएनए पाया जाता है और खुद का ही राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी पाया जाता है। तो इसलिए इनको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। किस किस को? लवक प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कोशिकांग हैं जिनको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में ओनली पाया जाता है, जंतु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये पॉइंट आपको भी पता होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। पूछा जा सकता है आपसे कि लवक किस में पाया जाता है। तो लवक जो होता है वो केवल पादप की कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु की कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है बिल्कुल भी। ठीक है,
तो चलिए आगे पॉइंट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। प्लास्टिड में वृत्ताकार डीएनए, प्लास्टिड जो होता है उसमें डीएनए पूछा जाए आपसे किस प्रकार का होता है, तो प्लास्टिड में वृत्ताकार डीएनए 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्लास्टिड में वृत्ताकार डीएनए होता है और 70S प्रकार का राइबोसोम खुद का पाया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही प्रोटीन का संश्लेषण भी होता होगा, क्योंकि डीएनए से, और वैसे भी देखो आपको पता होगा डीएनए से क्या बनते, आरएनए, डीएनए से क्या बन के तैयार होता, आरएनए। तो यहाँ पर डीएनए से आरएनए भी बन रहा होगा और यहाँ पर विभाजित होने की क्षमता भी इनमें है, इनमें विभाजित होने की क्षमता भी पाई जाती है और प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। किस किस में, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस लवक में। और ये दोनों ऐसे कोशिकाएं जिनमें खुद का डीएनए होता है। उसके अलावा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वैसे तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर, वैसे जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अंदर होता है, लेकिन केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी, प्लास्टिड में भी खुद का डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और इसमें राइबोसोम की बात की जाए तो राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का पाया जाता है। अब बात करते हैं कि प्लास्टिड की खोज किसने की थी, तो प्लास्टिड की जो खोज की थी वो हैकल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी, हैकल नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्लास्टिड की खोज की हुई थी। जो लवक थे उनकी खोज किसने, सबसे पहले लवक को किसने देखा था, यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो हैकल नामक वैज्ञानिक ने देखा हुआ था। प्लास्टिड शब्द किसने प्रयोग किया था, तो प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्लास्टिड शब्द का प्रयोग है वो सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, यानी प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं। तो सिम्पर नाम के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लास्टिड शब्द का प्रयोग किया था, उन्होंने रंगों के आधार पर प्लास्टिड को 3 वर्गों में बांटा। जो प्लास्टिड जो लवक होते हैं, किस वैज्ञानिक ने, सिम्पर के अनुसार प्लास्टिड को रंगों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया, 3 भागों में इनको विभाजित किया गया है। सबसे पहले अवर्णीय लवक, जिसे हम रंगहीन लवक या ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कहाँ पर पाया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो प्लास्टिड का प्रकार होता है, लवक का एक प्रकार होता है, भाग होता है। अवर्णीय लवक को हम रंगहीन लवक भी कहा जाता है, यानी जो अवर्णीय लवक होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता। अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे कि अवर्णीय लवक पाया कहाँ जाता है। पादप में अवर्णीय लवक कहाँ पाया जाता है, वर्णीय लवक कहाँ पाया जाता है और हर्त लवक किस जगह पर पाया जाता है। हर्त लवक से इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं आपके एग्जाम्स में, तो पूरा देख कर जाए और नोटबुक में नोट डाउन जरूर करते जाए यदि हमारी मानो तो। यदि आप तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो नोटबुक आपको जरूर बनानी पड़ेगी, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। ठीक है, अवर्णीय लवक के अब बात करते हैं वर्णीय लवक। दूसरा होता है वर्णीय लवक या रंगहीन लवक के नाम से जाना जाता है। रंगीन लवक यानी कलर प्लास्टिड, इसे क्रोमोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, वैसे इसे वर्णीय लवक के नाम से जाना जाता है। तीसरा हमारा है हर्त लवक, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इससे आप परिचित भी हो हर्त लवक से, तो हर्त लवक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, अभी हम क्लोरोफिल का आपको एक फॉर्मूला भी बताएंगे। क्लोरोफिल जो ए होता है उसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे चल के। हर्त लवक, क्लोरोफिल, यानी ये 3 प्रकार का होता है, वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक और हर्त लवक। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये किसके प्रकार है, प्लास्टिड के। लवक 3 प्रकार के होते हैं, 3 वर्गों में इनको बांटा गया है, आपको पता लग गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब बात करते हैं एक एक लवक। सबसे पहले हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट पर, फिर उसके बाद बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट, फिर बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट पर। तो सबसे पहले बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है और किस जगह पर पाया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट को रंगहीन लवक कहा जाता है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। ये भोज्य पदार्थों को संग्रह करने वाले भागों में पाया जाता है। जहाँ पर भोजन संग्रह होता है, जहाँ पर भोजन स्टोर होता है, उन भागों में ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ये भोज्य पदार्थों को संग्रह करने वाले
भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि भूमिगत तना और जड़ों में। भूमिगत तना और जड़ में आपने देखा होगा जो आलू होता है वो एक प्रकार का तना होता है, तो उसका जो भोजन होता है वो कहाँ पर होगा, तनों में होता है। उसका जो भोजन संग्रह होता है, जो भोज्य पदार्थ जहाँ संग्रह होते हैं वो कहाँ पर होते, तनों में। तो आलू का जो कंद होता है उसमें भोजन, उसमें जो लवक पाया जाता है वो ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। आलू में जो लवक पाया जाता है, आलू के जो तना में जो लवक होता है वो कौन सा होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, रंगहीन लवक होता है। दूसरा बात करते हैं, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा जब आलू को धूप में रखा जाता है तो वह क्या होता है, इसका जो कलर होता है ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो किस में चेंज होता है, क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। क्यों होता है, तो देखो हमने यहाँ पर आपको दिखाया, अवर्डी लवक जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जैसे ही आता है तो वो हर्त लवक में बदल जाता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो, जैसे कि आलू को जब धूप में रखा जाता है तो उसका जो कलर है वो हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, तो वो हर्त लवक में चेंज हो जाता है। जो आवर्डी लवक होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जैसे ही आता है तो वो हरा, आवर्डी लवक जो होता है वो हर्त लवक में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा जब आलू को धूप में क्यों नहीं रखा जाता है। आलू को धूप में क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो आलू का जो कलर होता है वो हरा हो जाता है। कैसे, वो आवर्डी लवक जो होता है वो हर्त लवक में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुख्यतः अमीनो अम्ल को, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर हम थोड़ा लिख देते हैं। जो हर्त लवक को, ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो अमीनो अम्ल को बसी अम्ल में चेंज कर देता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो जो अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल को बसी अम्ल में चेंज कर देता है, यानी बदल देता है। ये पॉइंट भी आप याद रख लें, अमीन अम्ल को किस में चेंज कर देता है, बसी अम्ल में चेंज कर देता है। चलिए अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट कितने प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो अमीनो अम्ल को बसी अम्ल में कौन चेंज करता है, ल्यूकोप्लास्ट कर देता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। यदि स्टोरेज के आधार पर देखा जाए, यदि पदार्थ संग्रह के आधार पर देखा जाए तो जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रोटीनोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और एलायोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट क्या होता है, इसे हम इलूरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, इलूरोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर प्रोटीन का संग्रह होता है। जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है वहां पर प्रोटीन का संग्रह होता है। जो एमाइलोप्लास्ट होता है वहां पर स्टार्च का संग्रह होता है, यानी मंड का संग्रह होता है, इकट्ठी होती है। और जो इलायोप्लास्ट होता है वहां पर वसा का संग्रह होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। पूछा जाता है कि प्रोटीनोप्लास्ट में किसका संग्रह होता है, तो प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन का संग्रह होता है, ये तो आप जान लोगे। लेकिन बात करते हैं एमाइलोप्लास्ट की, तो एमाइलोप्लास्ट को आप याद कर लें। एमाइलोप्लास्ट जो होता है उसमें स्टार्च यानी मंड का संग्रह होता है। किसका संग्रह होता है, मंड का। इलायोप्लास्ट में किसका होता है, तो इसमें वसा का संग्रह होता है। अब बात करते हैं उदाहरण की, तो प्रोटीनोप्लास्ट का जो सबसे अच्छा उदाहरण देखा जाए तो उसका उदाहरण है बीजों में। बीजों में भी बात की जाए तो दाल, जो दाल होता है उसमें जो दालें होती है उसमें किसके रूप में संचित होता है, तो वो प्रोटीन के रूप में उनका भोजन संचित होता है। दाल में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन। तो जो भोजन है उनका वो किसके रूप में है, प्रोटीन के रूप में। तो दाल हुआ, बीज हुए, जितने भी, ये सभी किसके उदाहरण है, प्रोटीनोप्लास्ट के। इनमें कौन सा ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, तो प्रोटीनोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीनोप्लास्ट। बात करते हैं इमाइलोप्लास्ट में, तो इमाइलोप्लास्ट में आलू का कंद। आलू क्या होता है, आलू जो होता है उसमें स्टार्च का संग्रह होता है। आलू में पूछा जाएगा आपसे कि किसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो उसमें जो मात्रा ज्यादा होती है वो स्टार्च की होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है, स्टार्च की। तो इसका भोजन किसके रूप में संचित है, स्टार्च के रूप में। तो उसमें कौन सा प्लास्ट पाया जाता है, उसमें इमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। कौन सा प्लास्ट होता है, इमाइलोप्लास्ट।
बात करते हैं वसा का संग्रह करने वाले इलायोप्लास्ट, जैसे कि सरसों, जितने भी वसा जो उत्पन्न करते हो, जो फैट उत्पन्न करते हो, उन सभी में इलायोप्लास्ट पाया जाता है। कौन सा वर्णक होता है? इलायोप्लास्ट। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट अच्छी से समझ में आ गए होंगे। नोटबुक में नोट डाउन करें, नहीं समझ में आए एक दो बार वीडियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड नंबर पर। सेकेंड हमारा है क्रोमोप्लास्ट, जिसे हम बर्डी लवक या रंगीन लवक के नाम से भी जानते हैं। तो ये हरे रंग को छोड़कर सभी में उपस्थित होता है। जो बर्डी लवक होता है वो पादपों में हरे रंग को छोड़कर शेष जो भी भाग बचा हुआ पादप का, उन सभी भागों में बर्डी लवक पाया जाता है। कौन सा लवक पाया जाता है? बर्डी लवक। जैसे पुष्पों में, फूलों में, फलों में, कलियों में आदि में। पुष्प यानी फूलों में, फलों में और कलियों में, इनमें जो लवक पाया जाता है वो आपका क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। यानी हरे रंग को छोड़कर शेष में क्या पाया जाता है? बर्डी लवक पाया जाता है। अब बात करते हैं इनका आकार किस प्रकार का होता है। तो इनका आकार कोणाकार भी हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, लंबवत हो सकता है, आदि आकारों में ये पाए जाते हैं। कोणाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है और लंबवत आदि आकारों में बर्डी लवक पाए जाते हैं। ठीक है, ज्यादा कोई कठिन पॉइंट नहीं थे, आपको पता होने चाहिए पहले से भी। चलिए अब बात करते हैं कि क्रोमोप्लास्ट रंगों के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। तो देखो टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट, टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट, रंगों के आधार पर इनको बांटा गया। जैसे कि फियोफ्लास्ट, फियोफ्लास्ट ये क्रोमोप्लास्ट का एक प्रकार है, आपको ध्यान में रखना है। क्रोमोप्लास्ट का एक प्रकार है फियोफ्लास्ट। फियोप्लास्ट जो भूरे रंग के बर्डी लवक है, जो फियोप्लास्ट होते हैं वो किस प्रकार के लवक है? भूरे रंग के बर्डी लवक है। जैसे कि फ्यूकोजेंथिन नामक जो भूरा वर्णक इनमें पाया जाता है। जो भी भूरे रंग के बर्डी लवक होते हैं, जो इनमें जो लवक पाया जाता है वो फ्यूकोजेंथिन नाम का पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूरा वर्णक जो होता है वो कौन सा है निम्न में से। तो फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो एक प्रकार का भूरा वर्णक है, भूरा प्लास्ट है। ठीक है, अब ये पाया कहाँ जाता है? तो भूरे शैवालों में और डायटम्स में। डायटम्स एक प्रकार का शैवाल है, इनमें जो वर्णक पाया जाता है वो कौन सा होता है? फियोफ्लास्ट होता है। यानी कि एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट आप कह सकते हो। ठीक है, तो जो फ्यूकोजेंथिन नाम का जो भूरा वर्णक होता है वो भूरे शैवाल और डायटम्स में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो रोडोप्लास्ट जो होता है वो लाल शैवालों में उपस्थित होता है। रोडोप्लास्ट जो होता है वो लाल शैवालों में उपस्थित होता है। अब इसमें कौन सा रंग है? तो आर फाइकोइरिथ्रिन तथा आर फाइकोसाइनिन लाल वर्णी पदार्थ पाए जाते हैं। जो रोडोप्लास्ट होता है उसमें आर फाइकोइरिथ्रिन तथा आर फाइकोसाइनिन नाम के लाल वर्णी पदार्थ इनमें पाए जाते हैं। आपको दोनों के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। नीले हरे जो शैवाल होते हैं इसमें जो वर्णक, यही वर्णक उपस्थित होते हैं। जो नीले हरे शैवाल होता है उसमें आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन नाम के वर्णक पाए जाते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें यही वर्णक उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो लाल शैवालों में क्या पाया जाता है? लाल शैवालों में रोडोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि भूरे शैवालों में फियोफ्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोमेटोफोर्स क्या होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रोमेटोफोर्स किससे संबंधित है। तो ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाया जाता है। ऐसे जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, अपना भोजन उसके द्वारा बनाते हैं। तो ऐसे जीवाणुओं में जो वर्णक पाया जाता है वो क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमेटोफोर्स नाम का वर्णक पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सबसे लास्ट जो इसका लवक का प्रकार वो आपका है हर्त लवक। कौन सा है? हर्त लवक, यानी जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी। एक बात याद रखें, क्लोरोप्लास्ट होता है वो पादपों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पादपों में सबसे ज्यादा पाया जाता है और प्लांट सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग भी है। ठीक है,
इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो की थी वो सिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने की थी, जिन्होंने रंगों के आधार पर लवक को बांटा हुआ था। और लवक शब्द का जो प्लास्टिक शब्द का जो प्रयोग किया था वो सिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने ही किया हुआ था। बात करते हैं ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं, जिन्हें हम मीसोफिल कहते हैं, जो पत्ती होती है उसकी जो पर्ण मध्योतक जो कोशिकाएं होती है, पत्ती के जो बीच वाली जो कोशिकाएं होती है, जिसे हम मीसोफिल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो हर्तलवक होता है ये आपसे पूछा जा सकता है कि हर्तलवक कहाँ पर पाया जाता है, किन कोशिकाओं में पाया जाता है, तो आप बता सकते हो यह पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में यानी मीसोफिल सेल्स में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर नोटबुक में नोट डाउन करना। इसका आकार कैसा होता है, तो इसका जो आकार होता है वो लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, प्यालेनुमा तथा विमाम यानी डिस्कॉइड होता है। लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार और प्यालेनुमा या विमाम यानी डिस्कॉइड तरीके आकार का इसका आकार होता है। तो आप इसे भी पढ़ लें, ठीक है। बात करते हैं इसकी संख्या कितनी होती है, प्रत्येक कोशिका में इसकी संख्या कितनी है हर्तलवक की। तो उच्च वर्ग के जो पादप होते हैं, जो बड़े बड़े पादप होते हैं, उसमें लगभग 20 से लेकर 40 प्रति कोशिका में हर्तलवक पाए जाते हैं। एक उच्च वर्ग का जो पादप है उसमें 20 से लेकर 40 प्रति कोशिका में हर्तलवक पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है तो आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। जो शैवाल होते हैं उनमें कितना हर्तलवक होता है, वो तो उच्च वर्ग के पादप हो गए। जो शैवाल होते हैं, जो एल्गी होते हैं, उनमें एक हर्तलवक होता है। कितना होता है? ओनली एक हर्तलवक पाया जाता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास नामक जो शैवाल होता है उसमें केवल एक हर्तलवक पाया जाता है। संख्या में कितना होता है? एक। वो भी किस आकार का होता है? तो कप शेप्ड यानी कप के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। ये क्वेश्चन हमने टेलीग्राम पर भी डाला हुआ था, पूछा हुआ था उसमें कि कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो कप शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। टेलीग्राम पर बहुत ही अच्छे हम क्वेश्चन डाल रहे हैं इस टाइम, हिंदी इंग्लिश दोनों में डाले हुए, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से उससे रिवाइज कर सकते हो। और रोजाना टेलीग्राम से जो भी क्वेश्चन हम डाला करें उन्हें रोजाना रिवाइज जरूर करते रहे। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा क्लेमाइडोमोनास में जो शैवाल पाया जाता है, जो हर्तलवक पाया जाता है, वो उनकी संख्या कितनी होती है? ओनली एक होती है, और वो भी किसके आकार की? तो कप के आकार की होती है। अब बात करते हैं हर्तलवक की संरचना। हर्तलवक जो है वो किन संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है? हर्तलवक की परासंरचना क्या है? तो देखो हर्तलवक जो होता है वो दो तंत्रों से मिलकर बना है, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना कहाँ होता है, स्ट्रोमा कहाँ होता है, अभी हम आपको फिगर में दिखाएंगे चल के। ग्रेना और स्ट्रोमा नाम की दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रेना में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया उसमें देखी जाए तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो हर्तलवक के ग्रेना भाग में होती है, और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसे हम केल्विन चक्र के नाम से जानते हैं वो हर्तलवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि हर्तलवक के स्ट्रोमा भाग में कौन सी क्रिया होती है? हर्तलवक के स्ट्रोमा भाग में कैसी क्रिया होती है अभिक्रिया? तो हर्तलवक के स्ट्रोमा भाग में डार्क रिएक्शन होती है, जबकि प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो ग्रेना भाग में होती है। तो हर्तलवक कितनी संरचनाओं से मिलकर बना है, कितनी तंत्रों से मिलकर बना है? तो दो से, ग्रेना और स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को हिंदी में पूछा जाए आपसे तो पीठिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीठिका कहा जाता है, लेकिन आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। ज्यादातर आपको ये नाम जो मिलता है वो इंग्लिश में मिलता है, आप इंग्लिश में ही इसे याद कर ले, स्ट्रोमा और ग्रेना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर याद कर लें, जो हर्तलवक की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जो बिना प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उसे केल्विन चक्र भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? केल्विन चक्र भी कहा जाता है, और केल्विन चक्र डिटेल से हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, आगे चल के। अब देखो इसका फिगर देखिए, क्लोरोप्लास्ट का फिगर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है यहां से। तो देखिएगा ये क्लोरोप्लास्ट,
हमने आपको शुरुआत में बताया था जो लवक होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कैसी झिल्ली युक्त होता है? डबल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। तो आपको यहाँ पर दो झिल्ली में नजर में आ रही हुई, फर्स्ट एक अंदर वाली यानी कि इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन। तो ये कैसा कोशिकांग है? डबल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हुआ आपका यहाँ से। अब बात करते हैं कि इसमें ग्रेना कहाँ होते हैं और स्ट्रोमा कहाँ होते हैं। तो जो देखो ये जैसे ये हमने बनाया पूरा आपको ऐसे चित्र करके दिखा देते हैं। ये इसकी बाहरी झिल्ली है, ये इसकी बाहरी झिल्ली, ये इसकी आंतरिक झिल्ली। बारी जो आंतरिक झिल्ली होती है उसमें जो भी खाली जगह आपको दिखाई दे रही होगी, जो तरल पदार्थ जहाँ भरा होता है, जो मैट्रिक्स जिसे कह सकते हो, वही उसका जो भाग होता है वो स्ट्रोमा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? स्ट्रोमा भाग। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो रिक्त स्थान जो आपको दिखाई दे रहा है, बीच बीच में जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, ये इसका हर्तलबक का स्ट्रोमा भाग होता है, जहाँ पर कैसी क्रिया होती है आपको पता लग गई होगी। अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन होती है। तो हर्तलबक के जो स्ट्रोमा भाग में जो आपको रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, जो मैट्रिक्स जैसे कह सकते हैं, जहाँ जीव द्रव्य तरल पदार्थ भरा होता है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और यही भाग जो होता है उसे हम स्ट्रोमा भाग कहते हैं। उसके बाद ग्रेना कहाँ होते हैं? तो ग्रेना जो होते हैं वो आपको जो सिक्के नमा जो संरचना दिखाई दे रही है, ये सिक्के नमा जो संरचना दिखाई दे रही है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये इसके जो भाग होता है वो ग्रेना भाग होता है। कौन सा भाग होता है? ग्रेना भाग। और ग्रेना भाग पर थाइलॉकोइड पाए जाते हैं, थाइलॉकेट पाए जाते हैं, और इनके ऊपर ही कॉन्टोसोम्स पाए जाते हैं। अब कितने कॉन्टोसोम होते हैं, कितने कॉन्टासोम होते हैं और कॉन्टासोम क्या होते हैं, अभी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे चल के। एक पॉइंट आपसे और याद कर लें कि बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो जगह खाली होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहा जाता है। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहा जाता है। अब बात करते हैं थाइलॉकोइड क्या होते हैं और कॉन्टासोम क्या होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटबुक में नोट करके हम लाके बाद में लेकर आए जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हर्तलबक के मैट्रिक्स या स्ट्रोमा में डीएनए होते हैं। जो हमने अभी आपको स्ट्रोमा भाग दिखाया था उसमें ही डीएनए पाया जाता है, उसमें ही आरएनए होता है, उसी में 70S प्रकार का राइबोसोम और एमजी यानी मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं। वैसे भी जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। यदि पत्तियों में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो पत्तियों का जो कलर होता है वो येलो हो जाता है यानी पीला पड़ जाता है। तो उसमें जो पत्तियों का जो कलर है वो मैग्नीशियम, उसमें क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, और क्लोरोफिल में यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पत्तियों का कलर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो मैट्रिक्स या जो स्ट्रोमा भाग है हर्तलबक का, उसमें डीएनए पाया जाता है, आरएनए होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, और एमजी यानी मैग्नीशियम के आयन उपस्थित होते हैं। देखो यहाँ पर आप जैसे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन होता है उसी प्रकार से पादपों में हर्तलबक होता है। जिस प्रकार से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन होता है उसमें Fe पाया जाता है, Fe के कण बहुत ज्यादा होते हैं, Fe+ आयन, Fe जो होता है लोहयुक्त जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। उसी प्रकार से पादपों में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। किसकी मात्रा बहुत ज्यादा? मैग्नीशियम की। यदि आपको तत्वों में पूछा जाए तो किसकी मात्रा ज्यादा है? तो मैग्नीशियम तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं ग्रेना पर थाइलॉकोइड्स पाए जाते हैं जो सिक्कों के ढेर के रूप में होते हैं। जो थाइलॉक्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सिक्कों के ढेर इस प्रकार से होते हैं। देखो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये हमने बनाया हर्तलबक और ये इसकी आंतरिक झिल्ली, तो इस प्रकार से सिक्कों की तरह लगे होते हैं। किस प्रकार से? ये इसके थाइलॉक्स है, ये उसका पूरे भाग की बात की जाए इतने की तो ये ग्रेना होगा। क्या होगा? ग्रेनम भाग होगा। और इसके ऊपर जो ये दिखाई दे रहे हो आपको, ये इसके थाइलॉइड से क्या है? थाइलॉकोइड से जो कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेना भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेना भाग में। और ये किस तरह दिखाई देते हैं? जिस प्रकार से सिक्कों का ढेर आपको दिखाई देता है उसी प्रकार से ये दिखाई देते हैं। किस प्रकार से दिखाई देते हैं? सिक्कों के ढेर के रूप में दिखाई देते हैं, वो भी किस भाग में? हर्तलबक के ग्रेना भाग में। तो थाइलॉकोइड्स जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ग्रेना भाग में पाए जाते हैं। जो किसके रूप में दिखाई देते हैं? सिक्कों के ढेर के रूप में दिखाई देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि थाइलॉक्स झिल्लियों पर कॉन्टासोम
पाए जाते हैं। थाइलोकॉइड्स होते हैं जो क्रेना भाग में पाए जाते हैं, उनमें कॉन्टासोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने नमा संरचना पाई जाती है जो जिन्हें हम कॉन्टासोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको कॉन्टासोम कहा जाता है। और पूछा जा सकता है आपसे कॉन्टासोम कहाँ पाए जाते हैं, तो कॉन्टासोम जो होते हैं वो ग्रेना भाग में पाए जाते हैं। ग्रेना में भी पूछा जाए आपसे तो थाइलोकॉइड्स की जो झिल्लियां होती हैं उन्हीं पर ये पाए जाते, छोटे छोटे दानों के रूप में पाए जाते हैं। कॉन्टासोम की थाइलोकॉइड से पार्क एवं बिग्निस नामक वैज्ञानिक ने पृथक किया था। पृथक का मतलब अलग करना, जो अलग किया था किसको? कॉन्टासोम को। वो किस वैज्ञानिक ने किया था यदि आपसे पूछा जाए तो पार्क एवं बिग्निस नाम के वैज्ञानिकों ने इसको अलग किया था। किस वैज्ञानिकों ने? पार्क एवं बिग्निस नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कॉन्टासोम को अलग किया हुआ था। किससे? थाइलोकॉइड से। ठीक है, बात करते हैं कॉन्टासोम पर क्या क्लोरोफिल पाया जाता है। आपको पता होगा, देखो याद रखिए, यदि आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, पर्णहरिम के कारण होता है, तो वो पाया कहाँ जाता है? तो बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से देखा जाए तो वो कॉन्टासोम पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? कॉन्टासोम पर पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल के लगभग 250 अणु पाए जाते हैं। 250 अणु वहां पर पाए जाते हैं। किसके? क्लोरोफिल के। कहाँ पर? कॉन्टासोम पर। तो एक पॉइंट यहां से आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। हर्तलवक में यदि आपसे पूछा जाए तो क्लोरोफिल जो होता है वो हर्तलवक में कॉन्टासोम पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं जिनमें से हम कुछ के नाम लेकर आए हुए हैं। हर्तलवक में देखा जाए तो क्लोरोफिल निम्न प्रकार का पाया जाता है। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई और भी प्रकार के पाए जाते हैं। जो क्लोरोफिल सी होता है ये भूरे शैवालों में पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल सी कहाँ पाया जाता है तो ये भूरे शैवाल जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। क्लोरोफिल ए देखा जाए तो सबसे ज्यादा हर्तलवक में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अब हम आपको बात बताते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है क्लोरोफिल ए का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। तो इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो C55 H72O5 N4 नाइट्रोजन और Mg, ये इसका क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है। क्लोरोफिल ए का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो C55 H72O5 N4 Mg होता है। इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, यहाँ कहीं पर ये लिखा नहीं है इसलिए हमने इसे अपनी तरफ से बता दिया आपको कि क्लोरोफिल जो ए का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो C55 H72O5 N4 Mg होता है। जो किसमें पाया जाता है? जो सबसे ज्यादा हर्तलवक ये पादपों में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी होता है वो भूरे शैवालों में पाया जाता है। ठीक है, अब कुछ नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना। थाइलोकॉइड्स जो शब्द है वो किसने दिया था? तो वो ये मेनके नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। देखो जानकारी हर चीज की होनी चाहिए। आप कुछ लोग ये सोच रहे हो कि इतना इन्होंने क्यों बताया, तो हमने इसलिए बताया कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा आपको जानकारी होगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जानकारी सब चीज की रखो, पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता वो तो बात की बात है, जानकारी हर चीज की तुम्हें होने चाहिए। ठीक है, तो जो थाइलोकॉइड्स शब्द है वो मेनके नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। कॉन्टासोम जो होता है वो हर्तलवक की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। कॉन्टासोम को हर्तलवक की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप बता सकते हो कॉन्टासोम। क्या होती है? कॉन्टासोम। की कॉन्टासोम पे ही क्लोरोफिल पाया जाता है। हर्तलवक को कोशिका का रसोई घर यानी किचन हाउस कहा जाता है। हर्तलवक को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो देखो हर्तलवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। जो हर्तलवक होता है उसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कोशिका में जो भोजन, जो पादपों में जो भोजन बनता है, भोजन का जो जहाँ पर सिंथेसिस जहाँ भोजन बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो वो हर्तलवक में ही बनता है, क्लोरोफिल की सहायता से ही बनता है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हर्तलवक में पाया जाता है। तो इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर यानी किचन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। कुछ पॉइंट इंपोर्टेंट और हैं, ज्यादा नहीं है, विशेष।
एक पॉइंट है सबसे कि प्लांट सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग यदि आपसे पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट ही होता है। प्लांट सेल जो होती है, जो पादप की कोशिकाएं होती है, उसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। टमाटर एवं मिर्च का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर और जो मिर्च का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो लाइकोपीन के कारण होता है। बहुत सारे यानी मिर्च का कसैलापन क्यों होता है, ये हम एक दिन वीडियो लेकर आएंगे, हम आपको पूरा बता देंगे, जो भी जनरली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट मुझे इंपोर्टेंट लगे तो हमने सोचा आपको आज ही बता दिए जाए। कुछ को पता होगा तो अच्छी बात है। टमाटर एवं मिर्च का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का जो लाल रंग होता है, ऑरेंज जो कलर होता है, वो किसके कारण होता है? तो वो कैरोटीन वर्धक के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन नामक वर्धक के कारण होता है। टमाटर का किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि ल्यूकोप्लास्ट को कितने प्रकार में बांटा गया, उनके विध उदाहरण सहित आपको बताने होंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्लोरोफिल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? क्लोरोफिल का रासायनिक फार्मूला क्या है? तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि हर्तलवक जो होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो पत्ती के किस भाग में पाया जाता है? पत्ती की में किन कोशिकाओं में पाया जाता है? इन 3 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर कौन देता है। वीडियो थोड़ा लंबा था लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को एक बार फिर दोबारा से हमारी तरफ से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूक्लियस के साथ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।